नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात 7 अगस्त 2025 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएस स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में बोल रहे होते हैं। वहां वो एक बात कहते हैं, वो ये कि मैं ये जानता हूं कि इसकी मुझे निजी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये बात जब पीएम बोल रहे हैं वो एक ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार है वो चरम पर है। ट्रंप प्रशासन किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटनों पर लाने के लिए तत्पर है और नरेंद्र मोदी हर हाल में तनकर खड़ा रहने के लिए तैयार है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को खटकने लगी और उसकी एक वजह यह भी रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थितियां उपजी उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कद को बहुत बड़ा कर दिया। ये ट्रंप का जो सरदर्द है वो 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी था। उसकी वजह है, दरअसल जो ट्रंप साहब चुनाव जीत कर आए हैं तो उस चुनाव में जो फंडिंग वाला मसला है वो मोटे तौर पर 3 लॉबी ने किया। एक एग्रीकल्चर लॉबी ने, दूसरा ऑयल लॉबी ने और तीसरा डिफेंस लॉबी ने। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सामानों की मांग बढ़ गई। सस्ते हैं, टिकाऊ हैं और ट्रस्टेड और टेस्टेड है, तो इसलिए इनका जो डिफेंस लॉबी है वो थोड़ा हिला। लेकिन सबसे ज्यादा हिला ऑयल और एग्रीकल्चर लॉबी। क्यों भाई? ऑयल लॉबी इसलिए परेशान चूंकि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं, वो तो रूस से ही तेल खरीद रहे हैं और इससे जो लॉबी ट्रंप साहब के साथ खड़ी है उसको नुकसान हो रहा है, ऑयल लॉबी को। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका से तेल खरीदें या फिर वहां से खरीदें जो इनके मित्र देश हैं तो उससे उस लॉबी को फायदा होगा। पीएम को अपने राष्ट्रीय हित से लेना देना है, उनको ट्रंप के हित से और उनकी उस लॉबी से क्या मतलब। तो इसलिए रूस से तेल खरीदना बदस्तूर जारी है। तीसरा जो सबसे बड़ी लॉबी आप एक तरह से कहें कि खड़ी रही ट्रंप के साथ, वो है एग्रीकल्चर लॉबी। अब उसमें क्या है कि आप अपना कृषि क्षेत्र खोलिए, पीएम कह रहे हैं वो तो मैं खोलने से रहा। और इसी बात को 7 अगस्त 2025 को पीएम ने कहा था एमएस स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में कि अपने किसान भाइयों के हितों की रक्षा करूंगा, जबकि मैं ये जानता हूं कि इसका मुझे निजी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप ये कहें कि उस समय पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने उस सेशन में यह बात नहीं कही। उन्होंने बाकायदे इस मंच का इस्तेमाल किया ताकि यहां से संदेश सीधा जाए। अब जब पीएम ये सब कह रहे हैं तो पीएम को यह मालूम है कि किस तरह से जो अमेरिका में बैठी हुई सरकार है वो उन्हें हिलाने की, उन्हें हटाने की तमाम तरह से कोशिश करेगी। फिर उसमें जो रिजीम चेंज के तमाम सारे इक्विपमेंट हैं उनका इस्तेमाल होगा, उसमें सांसदों की भी खरीद फरोख्त हो सकती है, उसमें उपद्रव का माहौल भी बनाया जा सकता है हिंदुस्तान में, यहां तक कि जो पीएम है उनको एलिमिनेट करने की भी साजिश हो सकती है। इन सारी चीजों से पीएम वाकिफ थे। बड़ी बात यह है कि इस तरह की कोशिश हुई और उस कोशिश के लिए आप ये कहें कि जो सेंटर बना वो ढाका, और अगर मैं पीएम की बात करूं तो उसके लिए भी तारीख तय हो गई थी, जगह भी तय थी और एक करीने से रची गई साजिश थी। उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन ये जो ढाका का बेस बना, और ये बात दरअसल ढाका से ही खुली कि क्या कुछ होने वाला था। और आप देखिए इस घटनाक्रम को देखिए, पीएम ने 7 अगस्त 2025 को यह कहा था और 9 सितंबर 2025 तक 2 घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो बाद के दिनों में पता चली, लेकिन दूसरी घटना उसी समय खुल गई थी। दूसरी घटना क्या थी? दूसरी घटना यह हुई कि तकरीबन 35 से 36 सांसदों को तोड़ने की बाकायदे सीआईए ने कोशिश की थी। सीआईए हिंदुस्तान में एक्टिव है, इस बात की भनक तभी लग गई जब महाराष्ट्र में वो कन्वर्जन कराने वाले जो है अमेरिकी पकड़े गए।
लेकिन असली कहानी जो है वो ढाका में है। ढाका इस अभी आज के दौर में अगर आप देखें तो वो अमेरिका का, आप एक तरह से कहें कि पपेट है और सारा काम अमेरिका वहीं से कर रहा है इस समय। अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो पहले कुछ दिनों पहले तक म्यांमार हुआ करता था, अभी भी ऐसा नहीं कि म्यांमार को छोड़ थोड़े दिया, वहां तो वो है ही है, लेकिन अब बांग्लादेश को एक नए सेंटर के रूप में डेवलप किया गया। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए भारत जो है वो खटक रहा है, खास तौर से नरेंद्र मोदी का भारत। तो इसीलिए आप देखिए कि बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में करने के बाद जब इनको लगा कुछ नहीं होगा अभी भारत में, तब इन्होंने नेपाल में कर दिया कि साहब एकदम घेर लिया जाए, चारों तरफ एक्टिविटी बढ़ा दी जाए और भारत के ऊपर पूरी निगाह रखी जाए। जाहिर सी बात है पीएम इस चीज को समझते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात को समझती हैं और वो जो ये जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा हुआ है, वह भी अब इंटेलिजेंस के स्तर पर भारत की मदद कर रहे हैं, वो चाहे रूस हो और चाहे और देश हो। बड़ी चीज ये है कि एक तो घटना जो हुई वो 9 सितंबर को ध्यान में रखते हुए हुई कि किसी तरह से सांसदों को इधर उधर किया जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी अकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और फिर उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ जाएगा। लेकिन 9 सितंबर वाला उनका प्लान फेल हो गया। उसके पहले एक और प्लान एग्जीक्यूट करना था और वो प्लान सीधे सीधे पीएम को ही एलिमिनेट करने का था, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि क्या संघाई में वाकई में पीएम के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी, क्या ये अनायास ही था कि पीएम जो है 45 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में बैठे रहे। इसको कई लोग कह रहे आप भी क्या बात करते हैं। ढाका में जो हुआ वो आप सुनिए, कान खड़े हो जाएंगे आपके। कर्नल जैक्सन स्पेशल ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, अमेरिका की स्पेशल फोर्स में शुमार है। वो 27 अगस्त को ढाका में होते हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पिछले 6 महीने से वो बहुत एक्टिव थे, यानी बराबर वो लोग ढाका आ रहे थे, यानी बांग्लादेश आ रहे थे, तमाम जगहों पर जा रहे थे और वो अकेले नहीं थे। पूर्व राजदूत पीटर हॉस वो भी खूब आ रहे थे। ये दोनों लोग खूब देखे जा रहे थे पिछले 6-7 महीने से, कहां पर, बांग्लादेश में। और बड़ी बात यह है कि जब पीएम संघाई कोऑपरेशन की बैठक में होते हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर को, सबको पता है, दुनिया को पता है कि पीएम उसमें जा रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिवसीय वो बैठक है। उस बैठक के ठीक 4 दिन पहले 27 अगस्त को कर्नल जैक्सन जो है वो ढाका पहुंच जाते हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। ढाका पहुंच जाते हैं, उनकी वहां कई जो अमेरिका के कई अधिकारी होते हैं, 4-5 लोग, उनसे उनकी मुलाकात होती है। आप गूगल में जाइएगा, कर्नल जैक्सन ढाका डालिएगा, सब निकलकर सामने आ जाएगा। और उसमें विस्टन होटल, जो कि रुके विस्टन होटल में ही थे, कमरा नंबर 808, पूरी रिपोर्ट है इसकी कि यह व्यक्ति आता है, स्पेशल फोर्स से जुड़ा हुआ है, अब कोवर्ट ऑपरेशन का माहिर है, क्या करने के लिए ढाका आया था, पिछले 6 महीने से क्यों एक्टिव है, क्यों वहां पर तमाम सारे ऐसे आप एक तरह से कहें कि लोग पाए जा रहे हैं जो भारत में रिजीम चेंज के लिए एक्टिव है, क्यों ऐसे लोग पाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इस तरह की सूचना है। ये जो पर्टिकुलर सूचना है कर्नल जैक्सन वाली, ये दरअसल स्पेशल फोर्स का आदमी 20 साल से है यूएस की स्पेशल फोर्स में, बड़ी बात है। वो कौन सा कोवर्ट ऑपरेशन करने आए थे। और जब टाइमिंग है, टाइमिंग आप देखिए कि जब पीएम को संघाई कोऑपरेशन की बैठक में चीन में होना होता है, उसके ठीक 4 रोज पहले वो ढाका पहुंच जाते हैं और 31 अगस्त को वो अपने विस्टन होटल में मृत पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्या उनके अपने लोगों ने निपटा दिया, या फिर इधर इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चल गया तो उन्होंने निपटा दिया। क्योंकि
देखिए इसकी चर्चा बहुत है कि 45 मिनट गाड़ी में बैठकर क्या करेंगे। 5 मिनट का रास्ता जो है 45 मिनट में क्यों तय किया गया, क्यों व्लादिमीर पुतिन जो है पीएम उनकी गाड़ी में बैठे रहे। तो ये जो सवाल है, ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। ढाका में जो कुछ घटा है उसने इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े कर रखे हैं। और इस बात को बल इसलिए भी मिला कि पीएम जब लौट कर आए जापान और चीन की यात्रा से, तो एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि मैं पिछले दिनों जापान और चीन गया था, वहां से लौट कर आया हूं। बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। तो पीएम ने कहा कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं, कि लौट आया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं। अब देखिए वो पीएम है, वो यूं ही तो कोई बात नहीं बोलते हैं। लौट आया हूं इसलिए बजा रहे हैं। दरअसल इस बात ने तमाम सारी जो कयास है उनको और पुख्ता कर दिया कि वाकई में संघाई कोऑपरेशन में पीएम के खिलाफ कोई एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का सीआईए ने मन बनाया था, लेकिन उनका वो कोवर्ट ऑपरेशन फेल हो गया। क्योंकि देखिए जगह भी बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने चुनी थी कि अगर वहाँ कुछ किया जाएगा तो भारत, रूस और चीन का जो संबंध है वो बिगड़ जाएगा, और उसमें भी भारत और रूस का संबंध सबसे ज़्यादा खराब होगा, भारत चीन का संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और यही कुल मिलाकर जो अमेरिका है वो चाहता है, वो चाहता है कि भारत चीन से और रूस से दूर रहे। खास तौर से चीन उनकी प्रायोरिटी में है। वहाँ के जो तमाम आप ये कहें कि डिप्लोमेट हैं वो हर कीमत पर भारत और चीन की नज़दीकी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर इनको दूर करना चाहते हैं। दूर करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश चल रही है जिसमें एलिमिनेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उधर से कुछ भी करिए लेकिन साहब इन लोगों को हटाइए। इसीलिए पीएम ने उस दिन इतनी बड़ी बात कही थी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।